हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फाइन क्लासेस ऑफिशियल में। आज सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। लेकिन उन प्रश्न उत्तरों को देखने से पहले यूरोप की क्रांति में भाग लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानेंगे। जैसे पहले हैं ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। अब जानेंगे कि ये कौन थे, क्या थे और क्या इनका योगदान है इटली के एकीकरण में या यूरोप की क्रांति में। देखिए बच्चों, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को इटली की एकीकरण का पैगंबर माना जाता है। पैगंबर किसे कहा जाता है? तो पैगंबर उन्हें कहा जाता है जो किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो इटली के एकीकरण की शुरुआत करने वाले कौन थे? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। अब ये इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। इनके पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर और उच्च कोटि के विद्वान थे जो फ्रांस की राज्य क्रांति की पूरी जानकारी रखते थे। अपने पिता से अपने देश के अतीत गौरव का ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ। यानी कि अपने पिता से ही इनको अपने देश के अतीत के बारे में, उसके गौरव के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हुए थे उनके अपने पिता से ही हुए थे। वह अपने देश की शोचनीय दशा को देखकर बहुत चिंतित रहा करते थे। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, एक साहित्यकार अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद से मैत्सिनी एक साहित्यकार बनने का फैसला करते हैं। लेकिन देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वे पीडमोंट की कार्बोनरी संस्था का एक सदस्य बन जाते हैं। देखिए, पीडमोनरी एक संस्था थी, कार्बोनरी संस्था। जब ये कार्बोनरी संस्था के सदस्य बनते हैं तो इसमें सबसे पहला उनका काम क्या रहता है कि सबसे पहला प्रयास करते हैं ये इटली के एकीकरण के बारे में। यानी कि इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं उसी टाइम से। जैसे ही ये कार्बोनरी संस्था के एक सदस्य बनते हैं तब से ही अपने काम में लग जाते हैं। मैत्सिनी ने इटली का एकीकरण करने के बहुत अधिक प्रयास किए। देखिए, इन्होंने अपना पूरा आत्मबल लगा दिया था, इसीलिए उन्हें इटली के एकीकरण का आत्मबल कहा जाता है। उन्होंने गैरीबाल्डी की सहायता से इटली में क्रांतिकारी कार्य करने के लिए यंग इटली आंदोलन भी प्रारंभ किया था। उन्होंने 1848 में रोम पहुंचकर पोप से उनके पेपल राज्य को स्वतंत्र कराया, जिसके उनके इस कार्य ने यूरोप के लगभग सभी राज्यों को पोप के धर्म के प्रभुत्व से स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया। इनका कार्य सफल नहीं हो पाया क्योंकि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने उनके साथियों को हराकर रोम तथा इटली पर पोप का अधिकार फिर से करवा दिया। तो ये मानते हैं कि ये पूरी तरह से अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इनके विचार के फलस्वरूप ही आगे चल के कावूर को जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ और उसने अपने प्रयासों से इटली का एकीकरण किया। अब ये कावूर कौन था, इसके बारे में जानते हैं। कावूर का पूरा नाम कैमिलो दे कावूर, नाम याद रखिएगा बच्चों, कैमिलो दे कावूर था। इटली के एकीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाला व्यक्ति कावूर ही था। कावूर एक सच्चा देशभक्त और राजतंत्रवादी था। उनका जन्म 1810 में पीडमोंट के त्यूरिन नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम मार्क्विस दे कावूर था, जो एक कुलीन सामंत थे। देखिए,
कुलीन वंश के ही थे और ये कुलीन वंश में सामंत का कार्य करते थे। काबूर अपनी शिक्षा पूरी करके इंजीनियर के पद पर कार्य करने लगे, परंतु कार्य में उनका मन नहीं लगा और वह सन 1831 में अपनी नौकरी छोड़ करके जागीर की देखभाल करने लगे। सन 1831 से सन 1843 तक इतिहास और अर्थशास्त्र का अध्ययन भी किया और कई देशों की यात्राएं भी की। उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया। सन 1847 में उन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और वह इटली के एकीकरण के कार्य में जुट गए। सन 1848 में काबूर को पिडमोंट की संसद का सदस्य चुन लिया गया। उन्होंने विधानसभा द्वारा अनेक जनहितकारी कानून पारित करवाए। इसके बाद सन 1850 में वह कृषि एवं वाणिज्य मंत्री भी बन गए और सन 1851 में वह पिडमोंट के अर्थ मंत्री भी बने। पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय काबूर की योग्यता और कार्यकुशलता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सन 1852 में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। वास्तव में इटली के एकीकरण का श्रेय काबूर को ही जाता है। सन 1852 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही वह इटली के एकीकरण के कार्य में जुट गए। उन्होंने अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया। उन्होंने कई सारे युद्धों में भी भाग लिया। इटली के राज्यों को सर्डिनिया के साथ मिलाने का भी अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही लंबार्डी, मोडेना, पर्मा, टस्कनी आदि राज्य धीरे धीरे विदेशी सत्ता से छुटकारा प्राप्त कर सार्डिनिया में आकर मिल गए। देखिए बच्चों, उन्होंने अपनी मृत्यु के समय रोम तथा वेनेशिया के राज्यों को छोड़कर इटली के एकीकरण का कार्य पूरा कर लिया था। यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ रोम और वेनेशिया राज्य बाकी थे, बाकी पूरा का पूरा इटली का एकीकरण हो गया था। इतिहासकार उन्हें इटली का विस्मार्क कहते थे। याद रखिएगा ये एक शब्द कि इतिहासकार उन्हें क्या कहते थे, इटली का विस्मार्क कहते थे। यहाँ तक आ गए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।